मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे भारत पर मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है उस पर बात करने जा रहा हूं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टू सम एक्सटेंट कुछ सीमा तक प्री एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ नोट इट डाउन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि इसके आधार पर हम भारत की जो सामाजिक स्थिति है, जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का किस तरीके से सामना किया जा सकता है, इन पर जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जो जानकारी भी है ये वैश्विक स्तर पर हमें मिलती है। तो आइए इसे देखते हैं। पहली बात, आपके दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो मानव विकास सूचकांक है इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। 1990। आप जानते हैं कि यही वह दौर था जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे उदारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। 1990, इस पृष्ठभूमि में ही हम इसे समझेंगे। 1990 में जब वो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उस समय भारत का जो स्थान था वह 114वां था, लेकिन जो टोटल कंट्रीज शामिल की गई थी उनकी संख्या थी 144। राइट। और इसी समय जो स्कोर हमारा होता है 1990 में, वह स्कोर हमारा था 0.429। 0.429। ये डेटा आपको रट जाना चाहिए और तब तक रटे रहिएगा जब तक कि आप सिविल सर्विस परीक्षा देने से अपने आप को मुक्त नहीं कर लेते। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। राइट। अभी क्या स्थिति है देखिए, अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर ही है। इसका टाइटल है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अब इसमें चुनाव करना है। मैटर ऑफ चॉइस, ये हमारे अब चुनाव का विषय हो गया है। किन के बीच में? हमारे पास एक तरफ हमारे लोग हैं और दूसरी तरफ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में ढेर सारी संभावनाएं हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो हम देखें कि इन दोनों के बीच में हम कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। कहने का आशय लगभग लगभग यही है। ये इसका शीर्षक है। राइट। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, 2023 में हमारा जो स्थान है वह 130वां है, 130, और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हो गए हैं 193। हम थोड़ा सा संतोष कर सकते हैं कि 2022 में हम 133वें स्थान पर थे, तो अब कम से कम हम 3 स्थान बेहतर हो गए हैं। लेकिन ये बहुत संतोष की बात नहीं है। मैं आपको एक और डेटा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आपके 1990 में हमारा जो स्कोर था, है ना, अलग अलग क्षेत्रों के लिए फिर हमें मार्क्स दिए जाते हैं। हमारा स्कोर था 0.429। नो डाउट जो अब 2023 में बढ़ करके हो गया है 0.685। 0.685। और हम हो गए हैं उच्च मानव विकास के मध्यम दर्जे में, मध्यम श्रेणी में हम हैं। लेकिन आपको यहाँ जानना होगा कि हमारे पास उच्च श्रेणी में पहुँचने की बहुत अच्छी संभावना है। जैसे ही आप 0.700 स्कोर कर लेते हैं, वैसे ही आपको उच्च श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास अब स्कोर करने का जो चैलेंज है वो है 0.015। इतना हम कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी थोड़ी सी समीक्षा देखते हैं। दोस्तों, हमने जो प्रगति की है
उस प्रगति के 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। मैं अब पॉइंट्स के आधार पर ही बात करूँगा ताकि बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ सकें। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो अपनी बेहतर स्थिति बनाई है, उसके 3 सबसे इम्पोर्टेंट कारण हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हम इसे लेंगे 1990 से, क्योंकि वहीं से हमारे पास पहला इंडेक्स है। 1990 में हमारी जो जीवन प्रत्याशा थी वो 58.6 वर्ष की थी, यानी कि ये औसतन हमारी उम्र थी, समझ लीजिए हमारे लोगों की, जो 2023 में 72 पर आ गई। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। जब हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, इसका मतलब है कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ होगा, हमारा जो डाइट सिस्टम है वो बेहतर हुआ होगा, तभी तो जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, अदरवाइज हवा में तो बढ़ नहीं जाएगी। तो ये उसको इंडिकेट करते हैं। तो खासकर जो इसमें सुधार आया है, इसका श्रेय आप बहुत बातों को दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, आयुष्मान भारत है, राष्ट्रीय पोषण अभियान है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है, प्रधानमंत्री अन्न योजना है। इस तरह की जो ढेर सारी योजनाएं चली हैं, इन्हें आप इसका श्रेय दे सकते हैं कि इससे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वह बेहतर हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार। जो दूसरा क्षेत्र है वह है स्कूली शिक्षा के स्तर पर सुधार। स्कूली शिक्षा में जो औसत वर्षों में जो सुधार हुआ है, देखिए वो किस तरीके का है। औसत वर्षों में सुधार का मतलब है कि एक जो स्टूडेंट है वह कितने साल तक की औसत शिक्षा प्राप्त करता था, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक। 1990 में वो जो स्कूल में स्टे करता था, स्कूल में जो रहता था, वह 8.2 वर्ष तक, मोटे तौर पर कह लीजिए कि वो 8 साल तक पढ़ाई करता था औसतन, जो 2023 में बढ़ करके 13 ईयर्स हो गया, 13 साल। तो नो डाउट कि इस बीच में आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी कुछ किया है, जैसे कि शिक्षा की गारंटी दी जाने लगी, और भी दूसरे क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर के काम हुए हैं। तो उससे जो स्टे है, जैसे मिड डे मील, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए कि बच्चों को ड्रेस दिया जाना, साइकिल दिया जाना, दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप दिया जाना, तो इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ा है और वो ज़्यादा वर्षों तक रुक करके अब अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। तो दूसरा जो क्षेत्र हो गया वह है स्कूली शिक्षा। याद रखिए कि मैं हायर एजुकेशन की यहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली जो बात की जा रही है वो स्कूली शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बहुआयामी गरीबी में कमी। जो बहुआयामी गरीबी है उसमें काफ़ी कमी आई है और इस उपलब्धि को एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। दोस्तों, 2015-16 से 2019-21 के बीच जो हमारे पास डेटा है, 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया। 13.5 करोड़ लोग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यहाँ मैं 2 बातें आपसे और कहना चाहूँगा। पहला तो यह है कि हम 130वें स्थान पर हैं, तो बांग्लादेश भी 130वें स्थान पर है, मतलब हमारे बराबर है, जबकि चीन 75वें स्थान पर है, यानी कि हमसे काफ़ी आगे है। तो सवाल ये उठता है कि आगे हम क्या करें, कैसे हम उच्च श्रेणी वाले दर्जे में आ जाएं। इसके लिए जो रिपोर्ट में सलाह दी गई है वे 2 क्षेत्रों में काम करने के लिए कहा गया है। नंबर 1, भारत जो इतना पीछे है उसका एक बहुत बड़ा कारण है आर्थिक असमानता। हमारे यहाँ आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। धन का जो वितरण है वो बहुत ही असमान है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो दूसरा कारण है वह है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी, यानी कि हमारे श्रम बल में अभी भी महिलाओं का जो प्रतिशत है दूसरे देशों की तुलना में कम है, और इसकी वजह से हम खासकर मानव विकास सूचकांक में फिलहाल काफ़ी पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत करे क्या, किन क्षेत्रों में उसे काम करना चाहिए। इसके बारे में दोस्तों पहले भी अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट आई है, अर्थशास्त्री भी अपनी बात कहते रहते हैं। 2 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इससे आपको रट लेना चाहिए। एक क्षेत्र है शिक्षा का और जो दूसरा क्षेत्र है वह है स्वास्थ्य का।
और इन दोनों क्षेत्रों में हम जो खर्च कर रहे हैं, यानी कि सरकारी खर्च, हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो ग्लोबल एवरेज है उसकी तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य पर जो हमारा व्यय है वह जीडीपी का 3.7 से लेकर के 4% तक है, जो बहुत कम है। दुनिया में आप कह सकते हैं कि सबसे कम है, सबसे कम है स्वास्थ्य पर हमारा व्यय। और ठीक यही स्थिति शिक्षा पर है। शिक्षा पर जीडीपी का जो हम खर्च कर रहे हैं वो 3 से 4% तक है, जो बहुत कम है। चीन का जो खर्च है शिक्षा पर 6.13% है। ग्लोबल एवरेज से भी हमारा शिक्षा का जो खर्च है वो काफ़ी नीचे है। तो सीधी सी बात है कि भारत को अब जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो ये कि लोगों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जब क्वालिटी की शिक्षा उन्हें मिलेगी तो आर्थिक असमानता अपने आप कम होती चली जाएगी, क्योंकि वे भी अर्न कर सकेंगे। स्किल डेवलपमेंट को आप इसी का एक हिस्सा मानकर चल सकते हैं। और दूसरा है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ जो है सीधे सीधे ह्यूमन जो लेबर है उससे जुड़ी हुई है। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सीधी सी बात है श्रम बल की गुणवत्ता बेहतर होगी, और अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो उससे जो श्रम बल का नुकसान होता है वह भी बचेगा। और खासकर जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं जिनका स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा व्यय हो जाता है, उनमें भी बचत हो सकेगी और इससे जो उनका जीवन स्तर है वो बेहतर बन सकेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हैं जिन पर भारत को प्राथमिकता के स्तर पर ध्यान देकर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रिपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।